नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर दास आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दास स्टडी पॉइंट में। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ हिंदी के साथ जुड़े हैं, जो कि यूपी गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ामों में इसका एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। अगर हम इसका वेटेज देखें तो यह लगभग सारे यूपी ट्रिपल एससी और यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। अगर हम हिंदी की इतिहास के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहले हिंदी भाषा के भाषाक्रम के बारे में जानना पड़ेगा कि हिंदी भाषाक्रम है क्या, यह किससे उत्पन्न हुआ और कहाँ से कहाँ तक इसकी पहचान हुई, और इसके बाद भारत में यह निकल करके लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या हिंदी भाषी क्षेत्र बन गई। तो आइए हम समझते हैं हिंदी भाषा क्रम यानी हिंदी का विकास हुआ कैसे। तो हिंदी भाषा क्रम हेडिंग लगाएंगे, हिंदी भाषा क्रम यानी इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, और संस्कृत आगे चल करके यह लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में यह एक भाषा में बट गई, जिसका नाम था वैदिक संस्कृत, और एक भाग में और बट गया जिसको बोलते हैं लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, मतलब ईसा पूर्व, बीसी का मतलब बिफोर ऑफ क्राइस्ट, और लौकिक संस्कृत 1000 बीसी से 500 बीसी तक था। उसके बाद यह दोनों मिला करके एक नया भाषा का जन्म हुआ, जिसको हम बोलते हैं पाली भाषा। इसका टाइम पीरियड 500 बीसी से 21वीं सदी तक था। पाली भाषा के बारे में अगर हम बता देते, महात्मा गौतम बुद्ध की भाषा थी, जिसमें इसका बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ। आगे चल करके यही भाषा बदल करके प्राकृतिक बन गई। यह पहली सदी में था। प्राकृतिक भाषा से रिलेटेड अगर हम देखें तो यह महावीर स्वामी की भाषा है, जिसमें जैन धर्म का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ था, और पाली में बौद्ध धर्म का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। इसके बाद यही प्राकृतिक भाषा आगे चल कर के अपभ्रंश में बदल जाती है। अपभ्रंश में बदल जाती है, और यही अपभ्रंश का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ईस्वी का मतलब क्राइस्ट के समय तक, यानी ईसा मसीह के जन्म तक यह अपभ्रंश भाषा आ गई थी। यानी कि उनके समय के दौरान अपभ्रंश की हम बात करें तो यह अपभ्रंश आगे चल करके लगभग 6 भाषाओं में इसको बांट दिया गया। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 ये 6, अगर एक भाषा को आगे बढ़ाएं तो यही भाषा आगे चल करके अवघट्ट के रूप में जानी गई। अवघट्ट ही आगे चल करके, हाँ, अवघट्ट की अगर हम बात करें तो ये 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक इसका विकास हुआ,
और आगे यह चलकर हिंदी में बदल गई और 14 सितंबर 1949 को यह भारत में इसको पूरी तरीके से मान्यता दी गई और भारत के संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम इसके हिसाब से जानेंगे, लेकिन हिंदी भाषा का क्रम अगर हम देखें तो बहुत ही हिंदी अगर भाषा क्रम का इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो संस्कृत से ये दो भागों में बटा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, और यह दोनों वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत बदल करके पाली भाषा में बदल गई और यही पाली भाषा आगे चल करके पहली सदी में प्राकृतिक भाषा में बदल गई और प्राकृतिक भाषा अपभ्रंश तथा अपभ्रंश से अवघट व अवघट से हिंदी भाषा में यह बदल गई, जो आज एक भारत का एक बड़ा भूभाग हिंदी भाषी क्षेत्र बन गया है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो इसमें हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है उसको हम चेक करेंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो हिंदी भारत की हम कहेंगे क्या है, एक राजभाषा है। ये हिंदी भारत की एक राजभाषा है। हिंदी भारत की एक राजभाषा है और भारतीय संविधान के अंदर यह भाग 17 में रखा गया है। भाग 17 में रखा गया है जिसका विस्तार 343 से 351 के बीच में उल्लेख है, यानी हम ये कह सकते हैं 333 से 351 तक इसका उल्लेख है। और अगर हम पूछें भारत की संपर्क भाषा, भारत की संपर्क भाषा, तो भारत की संपर्क भाषा क्या हो जाएगी, अंग्रेजी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी की राजभाषा हिंदी और उर्दू दोनों को मानी गई है। अगर हम बात करें यूपी की संपर्क भाषा तो इसे भी हम बोलेंगे अंग्रेजी। संपर्क भाषा का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? संपर्क भाषा का मतलब यह है कि हम अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश या फिर हम दूसरे देश में अपनी अभिव्यक्तियों को कैसे व्यक्त कर सकें, और यह व्यक्त करने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और अंग्रेजी में ही हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे देश या अपने हिंदी भाषी क्षेत्र को छोड़कर, यानी कि अगर हम तमिलनाडु, चेन्नई, केरला जैसे और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जाते हैं तो वहाँ की भाषा अगर हमें नहीं आती तो हमारी भाषा, संपर्क भाषा अंग्रेजी का उपयोग करने के बाद वहाँ की भाषाएं लगभग समझ में आने लगती हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, वर्णमाला। वर्णमाला को समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण क्या है? तो वर्ण को हम ये बोल सकते हैं
कि प्राथमिक लिखित स्वरूप जो होता है, प्राथमिक लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके। तो परिभाषा लिख लेंगे, प्राथमिक लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है, या हम ये भी कह सकते हैं जिसको तोड़ा न जा सके। तोड़ा न जा सके। जैसे क, ख इत्यादि। आगे हम वर्ड के बाद आगे हम बात करते हैं शब्द। शब्द क्या होते हैं? तो शब्द में एक हम अगर हम संधि देखें तो इसको श प धन द से मिल के बना है। यानी हम यह कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह, यानी हम यह कह सकते हैं वर्णों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द की अगर हम बात करें, शब्द की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा अगर हम जान लें तो हम ये कहेंगे कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, समर, और अध्यापक भी लिख सकते हैं चाहे तो, अध्यापक इत्यादि। यानी हमारा कहने का मतलब वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। अगर वर्णों का सार्थक समूह नहीं होगा तो शब्द नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए मैंने वर्ड लिख लिया, अब वही मैं अगर ये लिख दूँ म क ल, तो क्या यह एक सार्थक है? सार्थक का मतलब एक सार्थक समूह होना चाहिए। वर्णों का हम क्या करें, एक सही यानी सार्थक एक समूह होना चाहिए कि उसका एक हम क्रम में रखें जिससे कि वह एक शब्द बन जाए। अगर मान लीजिए अगर हम समर उदाहरण दिए हुए हैं तो क्या मैं रमस लिख सकता हूँ? इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। इसका एक सार्थक समूह निकल रहा है और मक्कल का कोई सार्थक समूह नहीं निकल रहा है। अगर मक्कल को यही तीनों वर्डों को अगर हम सजो करके लिखे तो ये कमल बन जाएगा, तो यह एक सार्थक समूह है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है मेरे दोस्तों। तो आइए आगे हम बात करते हैं। जब वर्ण हो गया, शब्द हो गया, तो इसके बाद हम वाक्य के बारे में जान लेते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य के बारे में समझ लेते हैं। तो वाक्य को भी हम बोलेंगे सार्थक शब्दों या सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य
कहा जाता है। अगर हम जैसे देख लें, जैसे सरला स्कूल जाती है, जाती। तो यहाँ पर क्या कहें, देखिए हम सार्थक शब्दों का व्यवस्थित कम समूह, यानी हमने क्या किया, सार्थक शब्द सरला, सार्थक स्कूल और जाती है। यह एक सरला को अगर हम देखें तो यह कि एक सार्थक शब्द है, ठीक है। अगर हम व्यवस्थित समूह को अगर देखें, यही अगर हम लिखें जो सरला, सरला एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें सरला समूह, सरला स्कूल जाती है, यह तो सही है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यह सार्थक समूह है। लेकिन अगर हम यही हम कह देते हैं स्कूल जाती सरला है, तो क्या वर्तनी से क्या सही है कि गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यानी कि सरला स्कूल जाती है, इसका मतलब यह है कि सार्थक समूहों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो ये पूरा एक वाक्य बन जाता है। तो आगे हम बात करते हैं भाषा। भाषा यानी हम कहेंगे भाषा, भाषा का मतलब हम कह देंगे भाषा क्या है, भाष। भाषा क्या है, भाष शब्द संस्कृत, भाष शब्द संस्कृत के धातु से बना है, संस्कृत के धातु से बना है। धातु का मतलब क्या होता है, संस्कृत, संस्कृत धातु का मतलब क्या होता है, क्रिया, यानी कि संस्कृत की क्रिया से बना है, यानी संस्कृत के व्याकरण के क्रिया से बना है भाष शब्द। अब हम ये कह सकते हैं भाष शब्द का मतलब क्या है, यानी हम इसको आगे लिख सकते हैं, भाषा क्या होती है, ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था। हम इसको बोल सकते हैं ध्वनि प्रतीकों की, ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति, जिसके द्वारा व्यक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावनाओं, अपनी भावनाओं और विचारों को लिखकर, अथवा समझाकर व्यक्त कर सके, व्यक्त कर सके, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट के अंदर क्या होगा, हम इसमें लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई। इम्पोर्टेंट फैक्ट में अगर हम देखें तो भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई,
भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि क्या होगी? ध्वनि। तो यह तीनों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आगे हम बात करते हैं लिपि। लिपि क्या है? तो हम यह लिख सकते हैं कि व्याकरणबद्ध सांकेतिक रूप लिपि कहलाती है। हम लिख सकते हैं क्या? व्याकरणबद्ध सांकेतिक रूप लिपि कहलाती है। लिपि कहलाती है। ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग समझेंगे मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला क्या है? हम देखेंगे मानक हिंदी वर्णमाला रचना के आधार पर देखेंगे और उच्चारण के आधार पर देखेंगे। रचना के आधार पर आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे, कि 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें तो 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास को अच्छी तरीके से देख करके इसके बारे में समझ लें और रिवाइज कर लें, ताकि अगला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू।